हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें सोचने समझने का। एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है तो डाटा इम्पोर्टेंट है, आपको उसका रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ज्वालामुखी का। ये है ज्वालामुखी, ठीक है। तो यहाँ से 1 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जैसा आर ओ का एग्ज़ाम है, कोई भी आपको 4 ज्वालामुखी दे देगा और उनके सामने उनके देश दे देगा और आपसे कहेगा कि कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे सवाल बनेगा। ज्वालामुखी क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे डाटा पर ही पूछता है। पहला, सक्रियता। देखो, ज्वालामुखी जो है सक्रियता के आधार पर देखते हैं हम इन्हें और उद्गार के अनुसार देखते हैं। तो ज्वालामुखी को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला, सक्रियता के आधार पर क्या है ये, और उद्गार के अनुसार कौन कौन से ज्वालामुखी है वो देखेंगे। सक्रियता के आधार पर अगर हम ज्वालामुखी को देखते हैं, सक्रियता के आधार पर अगर हम ज्वालामुखी को देखते हैं तो हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। सक्रियता के आधार पर अगर ज्वालामुखी को देखते हैं तो हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। तो देखिए, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा जो है शांत ज्वालामुखी। तो ये सक्रियता के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको जो है ये एग्जाम में पूछता है कौन सा सक्रिय है, कौन सा मृत ज्वालामुखी है, कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसीलिए ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर 2 ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो कौन सा सक्रिय है, कौन सा मृत है, कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और एक जो दूसरा सवाल होता है वो पूछता है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है। तो आप एक तो देश फोकस करेंगे और एक जो है आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा सक्रिय है और कौन सा मृत ज्वालामुखी है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी, और यहाँ पर किस आधार पर देख रहे हैं हम, सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखी को देख रहे हैं। सक्रियता के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन्हें। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप के 2 ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। पहला किलाइयो है, पहला किलाइयो और दूसरा मोना लोवा। पहला किलाइयो और दूसरा मोना लोवा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मोना लोवा जो है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, आप ध्यान में रखेंगे। लंगीला और बगाना, लंगीला और बगाना पापुआ न्यू गिनी में है। और आप इसमें याद क्या रखेंगे, देश का नाम भी याद रखें। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया के 3 ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, सुमेरु, मेरापी, दुकानो। और जो ये सुमेरु है ये सर्वाधिक है। ये क्या है, ये सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सक्रिय है। इंडोनेशिया में भी जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है वो मेरापी है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इंडोनेशिया में कौन से होंगे, सुमेरु, मेरापी और दुकानो। यासुर, यासुर जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये ताना द्वीप पर वनुआत में है। ताना द्वीप पर वनुआत में है। तो आपसे सवाल वही पूछेगा कि एक तो सक्रिय है या नहीं है, या मृत है या प्रसुप्त है, और एक देश का नाम पूछेगा। और यही 3 चीज़ आपको इसमें फोकस करनी है, ठीक है। माउंट एंटना सिसिली द्वीप पर है, स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप पर है। दोनों ही कहाँ के ज्वालामुखी है, इटली के ज्वालामुखी है। और ये जो स्ट्राम्बोली है इसे भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। जो ये स्ट्राम्बोली है इसे भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ भी, ये इटली का नहीं है। ये कोटोपैक्सी कहाँ का है, कोटोपैक्सी है इक्वाडोर का। कोटोपैक्सी कहाँ का है, इक्वाडोर का। कोटोपैक्सी कहाँ का है, इक्वाडोर का है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। माउंट इरेबस एंटार्क्टिका, माउंट इरेबस एंटार्क्टिका। एक तो माउंट इरेबस, माउंट इरेबस और माउंट एरिबस। माउंट इरेबस और माउंट एरिबस, दोनों में से कोई सा भी पूछा जाए अगर, तो ये दोनों ही एंटार्क्टिका के हैं, आप ध्यान रखेंगे। माउंट एंटना, स्ट्राम्बोली, ये दोनों कहाँ के हैं, इटली के हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है। ओजेस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। ओजेस डेल सलाडो कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, इंपॉर्टेंट है। बैरन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, ये भारत में है। इसीलिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का अगर आपसे उदाहरण पूछता है तो आप क्या बताएंगे, बैरन द्वीप है, ठीक है। तो ये थे सक्रिय ज्वालामुखी। इसी तरह सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, वैसे अगर हम देखें सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि ये सक्रिय है, ये क्या है, सक्रिय है। इनसे जो है, इनसे लावा जो है, जो मैग्मा है वो लगातार निकलता रहता है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी हो गए। प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या है, इनसे लावा नहीं निकलता लेकिन संभावना है,
समझ रहे हैं आप। सक्रिय में क्या है, में सक्रिय है जिनसे मैग्मा लगातार लावा के रूप में निकल रहा है, और प्रसुप्त क्या है, जिनमें संभावना है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है और इनसे जो है लावा निकलने की संभावना है। ठीक है, हमें प्रसुप्त में आ जाएंगे। विसुवियस इटली का है, फ्यूजियामा जापान का है, कराकाटावो इंडोनेशिया का है, नरकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। देखो ये फिर से एक भारत का आ गया। तो आपसे अगर पूछता है भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी बताइए, तो आप क्या बताएंगे, नरकोंडम द्वीप पर है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी कैसे है, शांत वे हैं जिनसे भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, जिनसे भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, ये शांत ज्वालामुखी है। तो आप इसमें याद रखेंगे कोह सुल्तान, देवबंद, ये कहाँ के हैं, ईरान के। कोह सुल्तान और देवबंद कहाँ के, ईरान के। ओपा म्यांमार का, किलिमंजारो तंजानिया का है, चिम्बाराजो इक्वाडोर का है, एकांकागुआ एंडीज पर्वत का है, एकांकागुआ एंडीज पर्वत का है। ये किलिमंजारो जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, अफ्रीका महाद्वीप पर है, तंजानिया का। ठीक है, और कैसा है, ये शांत ज्वालामुखी है। चिम्बारोजे जो है ये इक्वाडोर का है, एकांकागुआ एंडीज पर्वत का मरत यानी कि मरत ज्वालामुखी है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो ये हो गया, आपने देखा सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को हमने 3 भागों में बांटा था, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, मरत ज्वालामुखी। और हमने इनके उदाहरण के तौर पर इनके सारे देख भी लिए और इनके देश भी। इन्हें आपको ऐसे के ऐसे ही रट्टा मारना है, कौन सा सक्रिय में आता है और कौन सा किस देश में आता है। ठीक है, कौन देशों के नाम तो याद रखेंगे ही आप, और इनमें एक चीज़ और याद रखें, कौन सा सक्रिय है कौन सा मर्द है। इसी तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। एक देखो, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि उद्गार के अनुसार कितने प्रकार के हैं, उद्गार के अनुसार देख लो। उद्गार के अनुसार इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन। और आप ध्यान रखेंगे केंद्रीय उद्भेदन में क्या है, ये विनाशक जो प्लेट है उनके किनारों पर होता है, यानी कि ये एक छिद्र से जो है, एक जो छिद्र है उससे एक बड़ा विस्फोट होता है, एक छिद्र से क्या होता है, बड़ा विस्फोट होता है, और ये एकदम से बम की तरह फटता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय उद्भेदन होगा, यानी कि बीच में ना एक सेंटर में क्या है, एक छोटा सा छिद्र होता है और उसी से जो है बड़ा विस्फोट होता है। तो ये विनाशात्मक प्लेट जो होती है उनके किनारों पर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये विनाशात्मक प्लेट जो होती है उनके किनारों पर होता है। इसके उदाहरण अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे कराकोटोवा सुंडा जलडमरू के पास है, ये माउंट ताल फिलिपाइन द्वीप समूह पर है, पीली ज्वालामुखी मार्टिनिक द्वीप पर है, पश्चिमी द्वीप समूह जो है ये वहाँ पर है। एक आप याद रखेंगे दरारी उद्भेदन, आपको ध्यान रखना है, ये उद्गार के अनुसार जो है इन 2 भागों में बढ़ते हैं, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। अगर हम इसे देखते हैं दरारी उद्भेदन में, तो रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे होता है। ये जो दरारी उद्भेदन है ये रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे होता है। और इसका उदाहरण आप याद रखेंगे, दक्कन का पठार याद रखेंगे आप। इसके उदाहरण में क्या याद रखेंगे आप, दक्कन का पठार याद रखेंगे। अगर हम इसे देखें, अगर हम इसे मैं हटा रहा हूँ, अगर हम इसे देखें क्योंकि हमें जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका भाग है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, जो अफ्रीका का नीचे का हिस्सा है। तो जब ये अफ्रीका के नीचे के हिस्से से भारत यहाँ से जो है ये टूट कर चला था इधर की तरफ को, उत्तर की ओर चला था, और तो ये यहाँ पर क्या हुआ था, दरारी उद्भेदन हुआ था। तो आप जब देखते हैं ना, तो भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा कौन सा है, तो यही तो है, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत ही क्या है, भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत। तो जो ये दरारी उद्भेदन हुआ था ये यहाँ पर, इसी के कारण क्या हुआ, दरारी उद्भेदन के कारण लावा निकल रहा था, और लावा आकर कहाँ जम रहा था, यहीं पर जम जा रहा था। इसी से क्या हुआ था, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं इसमें। इससे आपसे जो है, एक तो आपसे यही पूछेगा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, शांत कौन सा है। एक आपसे पूछता है कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है। ठीक है, अब देखो, जैसा ही ज्वालामुखी फटता है उससे जो पदार्थ निकलते हैं
उससे जो निस्तर पदार्थ है, जो निकलते हैं उससे पदार्थ, देखो पहले नंबर पर गैस और जलवाष्प, गैस और जलवाष्प। जलवाष्प इसमें बहुत अधिक निकलता है, ठीक है। गैस में देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है ये गैसें निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन, ये गैसें निकलती है। और अगर विखंडित पदार्थ में देखते हैं तो जो धूल के कण होते हैं, जो धूल के कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टफ। टफ क्या है? एग्जाम में पूछता है, जैसे एक बार पूछा गया लेपली क्या है? जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी के फटने से क्या होता है, उसमें मटर के दाने के आकार के जो टुकड़े निकलते हैं वे क्या कहलाते हैं? लेपली कहलाते हैं, ठीक है। ब्रेसिया, ब्रेसिया क्या है? ब्रेसिया जो कोणाकृत टुकड़े होते हैं, जो बड़े बड़े कोणाकृत टुकड़े होते हैं जो ज्वालामुखी से निकलते हैं और दूर दूर जाकर गिरते हैं, उन्हें ब्रेसिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें लावा, लावा दो तरह का होता है, अम्लीय और क्षारीय। कैसा होता है लावा? अम्लीय और क्षारीय। अगर हम यहाँ पर देखते हैं अम्लीय लावा के उदाहरण बताओ। अम्लीय में क्या है? इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है, अधिक है, पीला रंग होता है इसका और ये बहुत ही गाढ़ा होता है। यानी कि ये जहाँ पर भी ज्वालामुखी फटता है ये वहीं पर ही जमना शुरू कर देता है। लेकिन क्षारीय जो है ये पतला होता है, इसका हल्का रंग होता है और सिलिका की मात्रा कम होती है। तो अम्लीय लावा के अगर आपसे उदाहरण पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे? स्ट्राम्बोली इटली का, ठीक है, अम्लीय लावा का। पाइडिडोम फ्रांस का, ये अम्लीय लावा का उदाहरण है। मोनालोवा हवाई द्वीप पर जो है ये क्षारीय लावा है इसमें, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी के अंदर क्या हो गया? ये हो गया मैग्मा। और जब यहाँ पर गैस बन जाएगी इसमें पूरे तरीके से, जब गैस बनेगी तो ये क्या होगा? पृथ्वी से बाहर आना शुरू होगा और ये यहाँ पर ये निकल जाएगा। तो ये यहीं पर ही ये बाहर निकलेगा पृथ्वी से एक विस्फोट के रूप में। तो ये पृथ्वी की साइडों पर जमना शुरू हो जाएगा और ये क्या है? ये है लावा। यानी कि जो यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ हैं वे क्या किस रूप में रहेंगे? वे किस रूप में रहेंगे? मैग्मा के रूप में रहेंगे। और जब ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी क्रिया से ये बाहर निकलेंगे और लावा के रूप में ये बाहर निकल कर यहाँ पर जम जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका छिद्र कहलाएगा, ठीक है। ये ज्वालामुखी छिद्र कहलाएगा। अब देखो आप, ये ज्वालामुखी छिद्र है, अगर ये और बड़ा हो गया तो ये क्रेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रेटर। ये क्या बन जाएगा? क्रेटर बन जाएगा। अब आपसे पूछता है क्रेटर के उदाहरण बताओ। क्रेटर के उदाहरण बताओ। क्रेटर के क्या उदाहरण है? पहला लोनार झील, कहाँ पर है? ये तो महाराष्ट्र में ही है। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, कभी ज्वालामुखी फटा था और उससे क्या हुआ, एक छिद्र से बड़ा रूप क्या है? क्रेटर है। यानी कि ये छिद्र ही अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये छिद्र है, देखो ये क्या है? यहाँ छिद्र है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्रेटर। क्रेटर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोनार झील हो गया। दूसरा टीटीकाका झील हो गया। तीसरे नंबर पर अगर हम इसे देखते हैं तो क्या है इसका उदाहरण? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील ये जो है अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी झील है। विक्टोरिया झील क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी झील है। तो यहाँ आप याद रखेंगे ये क्रेटर के उदाहरण है। क्रेटर से भी अगर बड़ा हो गया तो इसका क्या नाम होगा फिर? ये ज्वालामुखी का मुख है। ये क्या है? ज्वालामुखी का मुख। जो छिद्र है जो क्रेटर है, और क्रेटर से बड़ा क्या होता है? होता है काल्डेरा। काल्डेरा का उदाहरण बताए एक। आसो। आसो कहाँ पर है? जापान में। आसो कहाँ पर है? जापान में। एक देखो, अगर इसका ज्वालामुखी का मुख जो है इससे भी बड़ा हो गया तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा सुपर काल्डेरा। सुपर काल्डेरा, ये क्या कहलाएगा? सुपर काल्डेरा। सुपर काल्डेरा के उदाहरण क्या है? सुपर काल्डेरा के उदाहरण है, एक तो है लैक्टोवा। लैक्टोवा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक है। और एक लेक्स, क्रेटर लेक्स कहाँ है? ये यूएसए में है, ठीक।
ठीक है। तो ये काल्डेरा और सुपर काल्डेरा के उदाहरण हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे महाद्वीप का नाम बताए जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऐसे महाद्वीप का नाम पूछ रहा है, महाद्वीप का नाम बताओ जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और क्या सवाल है, सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ मिलते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में, ठीक है। यहाँ पर जो है 65 से 65% के लगभग ज्वालामुखी मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर है? प्रशांत महासागरीय पेटी में है, ठीक है। और ये क्या है, पूरा का पूरा प्रशांत महासागर आ जाएगा। एक देखिए इसमें सबसे कम कहाँ मिलते हैं? मध्य अटलांटिक पेटी में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम मिलते हैं, 10 से 15% के लगभग यहाँ पर ज्वालामुखी मिलते हैं, ठीक है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताओ, सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताओ। वो क्या है? ओलंपस मेसी। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। मोनालोवा की क्या विशेषता है? पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है पृथ्वी का। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो, ओजेस डेल सलाडो, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पूछे तो ये हम बता सकते हैं इसमें। अब हमें ना यहाँ पर ये ज्वालामुखी का एक विवरण देख लिया। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ज्वालामुखी के कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है। अगर हम इसे ऐसे भी याद कर लेंगे तो ये ज्वालामुखी का पूरा टॉपिक जो है हमारे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा टॉपिक हमारे कवर हो जाएगा।